ने फार्म वेदा की शुरुआत की। हाँ जी। और आप की वेबसाइट को देख के अंदाज़ा आता है कि करीब 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार आपका वो ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये आइडिया कैसे इवॉल्व हुआ, कितने किसान इसमें जुड़े, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, और ये जो पूंजी की आप बात कर रहे हैं, जो जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये प्रयोग आपने कैसे किया और इसकी सफलता की क्या कहानी है, ये कुछ हमारे श्रोताओं को आप शेयर करेंगे? तो फार्म वेदा में क्या हुआ कि हम उसका लॉजिक सिंपल है कि हमारे वहाँ पे जैसे मूंगफली जो 70 रुपए का किसान बेचता है, पीनट बटर बोलते हैं आजकल, वो 5 रुपए का बिकता है। बस, और ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो हमने कहा कि क्यों ना हम इस टाइप के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाए, इसीलिए हमने फार्म वेदा बनाया। मगर उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। एक क्या है कि इसको हम जारगन में बोलते हैं B2B वर्सेस B2C। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस मतलब हमारी जो किसान संगठन है वो एक ट्रक में 10,000 किलो मतलब 10 टन मूंगफली बेच देती है, तो 16 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं। मगर उसका मार्जिन 3% होता है। अगर उसी को अगर हम 10,000 पैकेट में 1 किलो का मूंगफली बेचें, उसको भून चुन के, तो उसका हमको 3 गुना कम से कम मिलेगा। मगर प्रॉब्लम क्या है कि 10,000 पैकेट, वो 1 किलो का पैकेट नहीं, 100 ग्राम के होते हैं, तो 40,000 या 1 लाख पैकेट बेचने हैं, वो 10,000 दुकानों में डालने पड़ेंगे, और वो लोग पैसा नहीं देते हैं। फिर सेल्स टीम लगेगी ये वो, और हमारा ब्रांड नहीं बना है। तो वो B2C बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये जो भुने हुए मूंगफली है वो B2C हो गया। जो हम बोरियों में बेचते हैं वो B2B हो गया। वो B2B ईजी है, B2C मुश्किल है। वो हमने का कोशिश करते हैं, तो उसमें थोड़े इन्वेस्टमेंट या पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको एक दाता मिला जो इन्फोसिस का फाउंडर है। उन्होंने कहा कि यार तू अच्छा काम कर रहा है, तू कर, मैं इसमें पैसे डालता हूँ, मेरे को इसमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए, बट इसको तू बढ़ा के इसको आगे बढ़ाते रहा। तो वो है। और दूसरा उसका क्या है कि हम सोच रहे हैं कि अभी जैसे हेल्थ कॉन्शियस एक पॉपुलेशन आ रही है इंडिया में, यहाँ पे भी है हमारे जो मोहन मास्टर है वो कहते हैं कि मैं शुगर नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है। तो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। जैसे कई लोगों को डायबिटीज़ है और वो ग्लूटेन नहीं खाते हैं, तो उनको, जैसे यहाँ पे आप बोलते हैं ना मड़ुआ, जो हम रागी भी बोलते हैं, वो ग्लूटेन फ्री है। बट जैसे ज्वार और बाजरा यहाँ पे नहीं उगता है, वहाँ पे लोग खाते हैं ज्वार। मगर ज्वार की रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, और आजकल आपको ज्वार की रोटी खानी है तो आपको किसी स्पेशल रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। घरों में कुछ क्षेत्रों में महिलाएं जानती हैं बनाना, बट बेंगलोर में तो नहीं जानती हैं, वो सिटी वाली हैं और वो शायद उनके पास कुक होगा। तो हमने थोड़ा रिसर्च करके उसको ऐसा एक हमने ज्वार का आटा निकाला है, जो जैसे आप गेहूं का मतलब वो रोटी बनाते हैं वैसे ही आप बना सकते हैं। तो उसमें हमने एक प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूजन किया है, उसमें कुछ केमिकल कुछ नहीं ऐड किया है, और आराम से रोटी बन जाती है। और अभी हम अमेरिका में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ग्लूटेन फ्री वाले खा रहे हैं। फिर हमको पता चला कि एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो डायबिटीज़ वाले हैं, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे गेहूं का 70 है तो ज्वार का 40 है। बट ये लोग एक रूबी रोटी करके है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 4 पे बेच रहे हैं। मैंने कहा ये कहाँ से आया? तो उन्होंने उसमें कुछ फाइलियम हस्क, मतलब ये जो पॉपी सीड्स का जो हस्क होता है, और कोकोनट पाउडर और ऐसे इत्यादि 2-3 चीज़ें डाली हैं। उसके साथ ज्वार का आटा डाला है, और उसको जब खाते हैं वो जो शुगर है की बढ़ोतरी इमीडिएटली ब्लड में उसको कम कर देती है, इसलिए वो 4.1 हो गया। वो थोड़ा हमने रिसर्च किया, अब हमने खुद भी तैयार कर दिया। अब वो 1,000 रुपये का बिक रहा है। तो मैं ये लंबी कहानी इसलिए सुना रहा था, अब उत्तराखंड में जो इतने सारी चीज़ें हैं, हमको उनमें से थोड़ा सा अपना सोच के ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स निकालने जो वेरी हाई वैल्यू एडेड है। अरे ज्वार किसान 30 रुपये में बेच रहा है, और ज्वार का आटा ये जो रूबी रोटी 1,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो फ़र्क है ना। तो मैं तो बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारे उत्तराखंड में भी जो कुछ है उसमें से ऐसे कुछ हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। आजकल यही है हमारा गुरु,
गुरु पूर्णिमा में आज के लोग इसी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब कुछ इसमें मिल जाता है। हमने इसी से जांच करके कुछ प्रोडक्ट्स निकाले थे, और अभी हम उत्तराखंड के लिए भी कोशिश करते हैं कुछ हो जाए। ये आपने बहुत एक बेहतरीन दिशा दिखाई है हम सब लोगों को, और जो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से अपने समाज के लिए काम करें, अपने गांव के लिए काम करें, या खुद अपने परिवार के लिए काम करें, उनको तो हमारे साथ शायद जुड़ा दीजिए। वो प्रोफेसर शास्त्री आप सब लोगों को, ऐसे श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वो जुड़े, फार्म वेदा को देखें। सेंटर फॉर कलेक्टिव डेवलपमेंट, CCD करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वेबसाइट में जाकर के देखें कि किस तरह से वो काम करता है। मगर प्रोफेसर गिरिजा पांडे को मैं छोड़ेगा, उनको भी पकड़िए। प्रोफेसर शास्त्री, एक और जो बात अभी चर्चा में आपने कही कि उत्तराखंड में एक बड़ी संभावना होम स्टे की है, आपने मोहन का जिक्र किया है। बहुत सारे प्रयोग हुए हैं यहाँ पे। मुंशियारी में सरमोली एक गांव है, उस पूरे गांव ने ग्रामीण स्तर पे और ग्राम सभा के स्तर पे इस तरह का प्रयोग किया है। कैसे हम इस प्रयोग को आगे बढ़ा सकते हैं? पर्यटन की अपार संभावना है। आपने खुद कहा कि अभी लोग शहरों में न रह करके दूर दराज के इलाकों में जाना चाहते हैं, ग्रामीण जीवन को, शांति को, प्रकृति को एंजॉय करना चाहते हैं। ये कैसे प्रॉफिटेबल हो? होम स्टे का जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, उसमें जो हमारा क्लाइंट है, जो पर्यटक है, वो कैसे आकर्षित हो, वो क्या चाहेगा, किस तरह की सेवाएं वो चाहेगा, और कैसे एक सामुदायिक रूप में सहकारिता के स्तर पर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि 16,000 से ऊपर हमारे गांव हैं, अलग अलग इलाकों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ घाटियों के गांव हैं, कुछ चोटियों के गांव हैं, कहीं से सुंदर हिमालय दिखता है, कहीं से नदियां दिखती हैं, कहीं से पहाड़ों की श्रृंखलाएं दिखती हैं, बहुत कुछ हमारे पास है। तो कैसे इस होम स्टे को एक बेहतर बिजनेस मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है? आप अपने बिल्कुल, अनुभव से बहुत बताइए। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले आपने पूछा था कि पर्यटक क्या चाहता है। तो हम तो पर्यटक ही हैं, हम दिल्ली वाले हैं, हम तो यहाँ उत्तराखंड के नहीं हैं। तो उनकी जो मानसिकता क्या है कि वो भले ही 1,000-2,000 रुपया अधिक देने को तैयार है। आजकल होम स्टे में तो अगर 3,500 रुपये का होम स्टे है तो उसको कहते हैं कि वो ऐसे नॉर्मल है। 5-10 हज़ार 15,000 के भी होम स्टे हैं, आपको मालूम है। तो वो पैसों की बात नहीं है, मगर वो क्या चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा लग्जरी भी नहीं चाहते हैं। सबसे पहले यह है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अगर वैसे मैं बोलूँ कि उनको ये इंडियन टॉयलेट उनको पसंद नहीं है, उनको वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए। और खाना जो भी वो बना रहे हैं वो खा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यही है कि थोड़ा तेल मिर्च और मसाले थोड़े कम डालें, और बस वो इतना ही चाहिए। अब दूसरा जो है, जो साफ़ सुथरा केवल घर की बात नहीं है। अभी जिस गांव में मैं रहता हूँ वो साफ़ सुथरा है और बहुत सुंदर भी है। बट ट्रैकिंग में हम ऐसे गांव देखे हैं कि चारों तरफ गंदगी बैठी हुई है। ठंड की वजह से बच्चों वहाँ पे पगडंडियों में टट्टियाँ कर रहे हैं, और वहाँ पे कौन आएगा फिर? तो अब नहीं तो तुम अपने प्रकार से जीना चाहते तो कोई उसमें हमको कोई इतराज़ नहीं है। बट आप ये मत समझे कि फिर वहाँ पे पर्यटक आएंगे। तो यही है। तो थोड़ा सा साफ सुथरा होना चाहिए, और खाना पीना ठीक होगा तो बस ठीक है। उनको और बाकी तो आप जैसे कह रहे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। अच्छा, अब पर्यटक को आकर्षित करने के लिए अभी क्या है, वही जो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म बोल रहा था। अभी सारे लोगों ने एयरबीएनबी में डाला हुआ है। अब एयरबीएनबी जो है वो अमेरिकन कंपनी है। अभी उत्तराखंड में एयरबीएनबी क्यों?
ट्राई किया, वो किसी वजह से वो हुआ नहीं, बट वो हो सकता है यदि लोग सोचना शुरू करें अच्छा, और उस पर प्रयोग करना शुरू करें। और तो दूसरा क्या संभावना है कि दोनों तरफ से होता है कि जो गांव का वासी है वो भी चाहता है कि जो मेरे घर पे आएगा वो दारू दंगा पी के बवाल मचाएगा कि थोड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति है, और ये भी चाहता है कि उधर से भी कोई इस तरह के हाँ, तो ये जो प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ मार्केटिंग में है उसमें थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन करके आप सर्टिफिकेट ना दें, बट ये बोलें कि भाई इंडिकेशन तो यही है कि ये जगह अच्छी है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, और दोनों तरफ से बता दें तो उनको एक भाई कहीं दिल्ली से गाड़ी लेके 10 घंटे चला के कहीं जा रहा है किसी, तो उसको एक विश्वास होना चाहिए कि मैं सही जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। तो ये प्लेटफॉर्म मार्केटिंग में ये एयरबीएनबी नहीं करता है, तो ये सोच समझ के करना पड़ेगा, यूजर फ्रेंडली जैसे बोलते हैं। अभी जो सरकारी वेबसाइट है उसमें OTP KYC इधर से उधर ये पे जो इतना सारा वो कर दें, अरे भाड़ में जाए। आप रेलवे बुकिंग करिए और क्लियर ट्रिप में बुकिंग करिए, आप अमेजोन में जाके आप खरीदिए, और तमाम जो है अमेजोन में मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अमेजोन सक्सेसफुल हो, बट जो कस्टमर है वो आराम से 1 मिनट में उसको, अभी जो कुछ मैंने ब्लूबेरी का देखा वो अमेजोन से देखा, हमारे ऐसे वेबसाइट नहीं है। तो उत्तराखंड के वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, और जो पर्यटक है उसको देख के लगना चाहिए कि हाँ यार ये अच्छी जगह है, मेरे को इस टाइप की जगह जाना है। तो आपका कहना है कि जो ये सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इसमें हमको हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है, साफ सुथरी जगह है, और कैसे हाउसकीपिंग की जाए उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अभी होम स्टे पे एक कोर्स शुरू किया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जिसमें किस तरह से जो होम स्टे मैनेजर है वो कैसे अपने होम स्टे को संचालित कर सकता है। आप यदि उसके बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में भागीदारी कर सकते हैं, इसमें प्रवेश ले सकते हैं। और जैसा प्रोफेसर शास्त्री ने कहा कि इसकी बड़ी संभावनाएं हैं, जो पर्यटक आ रहा है, जिसके साथ हम व्यवसाय करना चाहते हैं, उसको एक विश्वास की आवश्यकता है। तो हमारी सूचनाएं, हम जब अपने होम स्टे के बारे में सूचनाएं देते हैं तो अवश्य बताएं कि कितनी सुंदरता को वो देख रहे हैं, क्या क्या हमारे पास सुविधाएं हैं, और साथ में हम कैसे इस बात की भी एक गारंटी दे सकें कि उसका वो स्टे बहुत ही सुंदर और सुरक्षित स्टे हमारे साथ रहेगा। किसी भी तरह के कोई व्यवधान न तो गांव में होते हैं, और ये भी आप अपेक्षा करें कि यदि कोई पर्यटक आपके यहाँ आ रहा है, वो एक अतिथि के रूप में आ रहा है, आपके परिवार का हिस्सा है, तो आपकी भी क्या अपेक्षाएं हैं, आपकी संस्कृति क्या कहती है, ताकि वो भी आपके संस्कृति की, आपके समाज की, आपके लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करें, और इसी तरह से आप भी उसके प्रति सम्मान व्यक्त करें। प्रोफेसर शास्त्री, आज हमारी ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोता जो भी इन विषयों से जुड़े मुद्दों पे काम कर रहे हैं, वो हमसे फिर मिलते रहेंगे, और हम भविष्य में भी इसी तरह के चर्चा को लेकर के आपके बीच प्रस्तुत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।